Hello students, welcome to my YouTube channel Kyahanab. Myself Miss Priya and I am here with my new video on social and political life, that is civics. So today's topic is fundamental rights and fundamental duties. For those who are watching my video for the first time, please मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं, अपडेट करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. In my last video, we have discussed about understanding secularism, the concept, the real meaning, the definition of secularism, and what is secularism, how it effectively work in our life. Now, in this video, we are going to discuss our fundamental rights and fundamental duties. In Hindi, we can say मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य. So, moving further, fundamental. सो बेसिकली फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? वाई डू वी कॉल दीज राइट्स फंडामेंटल? हमें जो अधिकार हमारा संविधान हमें देता है, हम इन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं? एज वी ऑलरेडी अवेयर दैट दीज राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द 3rd चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, हमारे संविधान के 3rd चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलती है. और हम सेकुलरिज्म की जैसे हम बात करते हैं कि लास्ट में हमने जाना था कि जो सेकुलरिज्म वर्ड है वो हमें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में ऐड किया गया था. और कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के थ्रू ही हमें फंडामेंटल राइट्स का मिला है, मौका मिला है, जानने का मौका मिला है और कहीं ना कहीं हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं. सो फंडामेंटल राइट्स अफोर्ड अ बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करता है, डेवलपमेंट करता है, चेंजेस लाता है. कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी जीने का, एक देश में एक आसान सी ज़िंदगी जीने का एक आधार, एक बेस है. द पीपल एंड ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया ऑट टू एंजॉय दिस राइट्स. और कहीं ना कहीं ये हर एक नागरिक का हक है, अधिकार है कि वो हर एक फ्रीडम को, हर एक राइट को, हर एक अधिकार को फुली इंजॉय करके अपनी लाइफ को स्पेंड करे. सो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? आपने इससे पहले लास्ट क्लास में भी, क्लास 1 में भी आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और वो टोटल होते हैं 6. माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज टू आर टोटली डिफरेंट टर्म्स. राइट्स अधिकार होते हैं, ड्यूटीज कर्तव्य होता है. फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे अधिकार हमारे हित में दिए जाते हैं और जो कर्तव्य होता है वो हम अपने देश के लिए करते हैं ताकि हम अपने देश को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकें, एक बेहतरीन देश बना सकें. तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर डिक्लेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. और क्या हुआ, इससे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है और 7वां जो फंडामेंटल राइट था, जो 7th पॉइंट था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है ना. बट क्या हुआ, आगे चल के इसको हमने कन्वर्ट कर दिया और उसको लीगल राइट 44th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के 1978 में हमने इसे ऐड कर दिया. और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. और अब हम अपने आने वाले प्रेजेंट टाइम की वीडियो में, जो मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ, उसमें हम 1 बाय 1 हर एक फंडामेंटल राइट्स को आराम से पढ़ेंगे विथ देयर आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर के संग हम पढ़ेंगे. सो प्लीज स्टूडेंट, इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन अवर माइंड इज व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू इट्स सिटीजन सर्टेन बेसिक राइट्स fundamental for living with the basic dignity. These are called the fundamental rights. They are the most basic human rights. मौलिक अधिकार क्या है? जो हमारा संविधान हमें देता है, एक नागरिक को देता है, एक बेसिक अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना अपने आत्मसम्मान को गवाए एक शांतिपूर्ण जीवन अपने देश में व्यतीत कर सके. और ये कहीं ना कहीं हर एक मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है जो बाय बर्थ हमारे देश में हमें दे दिया जाता है. ठीक है ना. तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी. ये आर्टिकल 14 to 18 के बीच में आता है. सेकेंड हमारा है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम. ये आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में आता है. थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ये आर्टिकल 23 और 24 में आता है. द फोर्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है. फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. ये आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है. एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये आर्टिकल 32 से 35 के बीच में आता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 जानेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है और कौन सा आर्टिकल हम कब इस्तेमाल करते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी. मतलब इक्वालिटी वर्ड क्या करे? समानताएं, जो समान हो, एक बराबर हो, इक्वालिटी शो करे.
Right to equality provides for the equal treatment of everyone before the law, prevents discrimination on various grounds, treats everybody as equal in matter of public employment, and abolishes untouchability and titles. तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच का डिफाइन कर रहा है कि राइट टू इक्वलिटी हमें क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें कानून के सामने एक बराबर रखता है। वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो रिच है तो इसे प्रेफरेंस मिलेगा, मैं गरीब हूँ तो मुझे प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। नो, इन द आइज ऑफ लॉ वी ऑल आर सेम। ये डिस्क्रिमिनेशन बेसिस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन, कि वो कहीं ST SC हैं, वो OBC हैं, या हम जनरल कैटेगरी में, इस चीज़ के डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन इसको प्रिवेंट करते हैं। हर एक सिटीजन को इक्वल ट्रीट करते हैं, पब्लिक चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो चाहे रिक्रूटमेंट में हो, और अबॉलिश करते हैं किस चीज़ को, अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की कहते हैं ना कि हम इन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, इस चीज़ को वो क्या करते हैं, इरेडिकेट करते हैं, जड़ से निकाल फेंकते हैं। सो द फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब जब हम किसी न्यायालय में खड़े हैं, जब हम अपने लॉ के सामने खड़े हैं, तो एट दैट टाइम वी आर ओनली ह्यूमन बीइंग, वी आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, neither we are rich nor we are poor. Okay, now our next article is prohibition of discrimination, article 15। आर्टिकल 14 हमें समझ में आ गया, दैट इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और आर्टिकल 15 हमें क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब भेदभाव पे वो क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन लगाते हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स और रेस और रिलीजन। कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी सेक्स, मतलब वेदर शी इज़ अ मेल और फीमेल, वो किस कास्ट से हैं, उनका कलर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका धर्म क्या है, हम इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये हमें प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड वन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हमें सरकार की तरफ से आएंगी, जितनी भी सरकारी नौकरियां आएंगी, उसमें हर एक कोई बराबर है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, और किसी को भी ये नहीं है कि हमारी स्टेट सरकार जो हमारी राज्य सरकार है वो हमें प्रोहिबिट नहीं कर सकती कि दैट यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ लोअर कास्ट और यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अपर कास्ट, सो यू गाइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। नो, नथिंग लाइक दैट। इन आर्टिकल 16 ऑफ फंडामेंटल राइट वी ऑल आर इक्वल in before the law, so we can apply for all the public employment. Next one is abolition of untouchability। मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, जो हम कहते हैं ना अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, जो कहते हैं कि हम इन्हें नहीं टच कर सकते, उन्हें नहीं टच कर सकते, ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है, और ये कहीं ना कहीं क्राइम भी होता है। इस चीज़ को जड़ से अबॉलिश करना, ख़त्म करना, इसे हम कहते हैं क्या करना, कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर आता है। नाउ द लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 18, दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के दौरान तब आया, जैसे कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, जब व्हेन दे वर रूलिंग ओवर अस, एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू देम, जो उनकी आर्मी में या उनके सैनिकों के संग होते थे, वो उन्हें राय बहादुर या खान बहादुर की कुछ इस तरह की पोस्ट दे देते थे, ताकि क्या हो सके, वो पोस्ट उन्हें दे देते थे। तो उस टाइटल को क्या करना, अबॉलिश करना, उसे मना करना, उसे त्यागना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया, और फंडामेंटल राइट्स में से ऐड कर दिया गया एज एन आर्टिकल नंबर 18 कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल गिवन बाय ब्रिटिशर्स लाइक राय बहादुर, खान बहादुर टाइप ऑफ टाइटल्स। सो इस को भी हमने क्या किया, आर्टिकल नंबर 18 में ऐड कर लिया गया, और ये था हमारा पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। नाउ सेकंड फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में कहते हैं बहुत है कि स्वतंत्रता अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है, द पर्पस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन इज टू ओवरटर्न द इनइक्वालिटीज ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। क्या होता है कि कोई भी सोशल प्रैक्टिस, जब हम सोसाइटी में होते हैं, जो हम सोशलिटी शो करते हैं, जो हम सोशल बिहेवियर शो करते हैं, उसमें हमें फ्रीडम देना। तो संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स के दौरान क्या दिया है, राइट टू फ्रीडम दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स में, और फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के बीच में है। आर्टिकल नंबर 19 हमें क्या देता है, आर्टिकल 19 जो हमें 6 राइट्स देता है। फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। फ्रीडम टू असेंबल, हम जैसे चाहे वैसे ग्रुप बना के रह सकते हैं, या बातों और विवादों को कर सकते हैं, पर पीसफुली, बिना किसी आर्म्स के थ्रू हम एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं।
थर्ड राइट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर हम चाहते हैं तो हम इंडस्ट्रियल बेसिस पे या कोऑपरेटिव बेसिस पे सोसाइटीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ फ्रीडम इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली, मतलब हम इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी स्टेट में फ्रीली आ जा सकते हैं, हमें किसी भी चीज़ की कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ वन इज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मतलब इन इंडिया वी कैन ओन, या फिर हम कोई भी कहीं से भी अपना घर बना सकते हैं, किसी भी एरिया में हम सेटल डाउन हो सकते हैं। द लास्ट वन इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब एक व्यक्ति को पूरा मौलिक अधिकार है, पूरा फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने मन के हिसाब से अपने इच्छा के अनुसार कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम कर सकता है। Now, article number 20, what it shows, article 20 deals with the protection of citizens in respect of conviction of for offenses। क्या होता है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है किसी जुर्म के तहत, तो उस जुर्म से किसी को बचाने को, एक नागरिक को बचाने के लिए आर्टिकल नंबर 20 आता है। तो ये कहता है कि आर्टिकल 20 स्टेट्स दैट no one can be awarded punishment which is more than what the law of the land prescribe at that time. It also states that what? It also states that no person can be convicted twice for the same offense। और आर्टिकल 20 कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि एक ही जुर्म के लिए हम एक ही व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। नो आर्टिकल नंबर 21, इट शो दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि कोई भी राज्य उससे उसके जीने का अधिकार या उसकी पर्सनल फ्रीडम जो है, जो लिबर्टी, उससे नहीं ले सकता है जब तक वो लॉ के अंतर्गत, जब तक वो हमारे इस्टेब्लिश लॉ के अंदर नहीं आता है, तब तक कोई भी राज्य को नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी या किसी के लिबर्टी का मिसयूज़ कर सके। Now the last article is article 22. It deals with the protection against arrest and detention। कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 जब कोई गिरफ्तार हो जाता है या किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो उस डिटेंशन के थ्रू क्या होता है कि हम आर्टिकल 22 के अंतर्गत अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमें राइट टू फ्रीडम है, मतलब इतने अधिकार, इतनी फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता अधिकार हमें हमारा संविधान देता है फंडामेंटल राइट्स के दौरान। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, खराब करना, बेकार करना। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। It also prohibits the exploitation or misuse of service by force or inducement in the following ways. It prohibits human trafficking, that is, it criminalizes buying and selling human beings like a commodity. एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, इसमें 2 ही आर्टिकल्स आपके आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, इसमें चाइल्ड लेबर भी इंक्लूडेड होता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि मानव जाति का, क्या कहते हैं, मानव तस्करी की जाती है। इसमें लड़कियों की, बच्चों की और मजदूरों की क्या की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर या फिर वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स, और उन्हें ऐसे खरीदा और बेचा जाता है जैसे कि वो कोई सामान हो। दैट वन इज नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 जो बेसिकली आता है वो क्या करता है, रोक लगाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो मानव जाति की और जो ज़बरदस्ती जो मजदूरी कराई जाती है, क्या कहते हैं, उस पर प्रोहिबिशन लगाते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। तो मानव तस्करी पर रोक लगाने वाला किस में आता है? आर्टिकल 23 में आता है, आर्टिकल 23 में आता है। इन आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 में क्या आ जाता है आपका? चाइल्ड लेबर की those students या those children who are below the age of 14 years in factories or mines, they are not allowed to work in a factory। जो 14 साल से कम में होते हैं, बिलो होते हैं, they were not allowed to work in a factory or a mine। उन्हें अलाउड नहीं किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, उन्हें अपने काम पे नहीं रख सकते हैं। ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है, बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 24 है ये अबॉलिश करता है, ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी अगर आर्टिकल या कोई भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइस आउट। नाउ द आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब स्वतंत्रता अपने धर्म को चुनने की, अपने धर्म को एंजॉय करने की। आर्टिकल इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल नंबर 25 से 28 हमें देखने को मिलता है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब कहते हैं अपने धर्म की जो हम अपहोल्ड करते हैं। दिस राइट अपहोल्ड सेकुलरिज्म इन द कंट्री। इट गारंटीज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया द फ्रीडम टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। हाउएवर द आर्टिकल ऑल्सो गिव्स द स्टेट द पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या होता है?
जो फ्रीडम हमें दिया जाए, जो फंडामेंटल राइट्स हमें दी जा रही फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, वो किसी एक नागरिक, हर एक नागरिक को उनको फ्रीडम देता है कि वो जिस भी तरह से चाहे अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें कहीं कहीं पे, नॉट एवरी टाइम बट इन सम ग्राउंड्स पे क्या किया जाता है कि राज्य सरकार को थोड़े इन्हें पावर दे दी जाती है कि जब उन्हें महसूस हो तो वो हम पे या उन लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सके। लाइक जब डेथ रेट हो जाती है, हेल्थ इश्यूज कोई बात हो, तो इसमें क्या हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर आ सकती है कि हमारी सरकार हमें कह सकती है कि आप अपने रिचुअल्स को फॉलो मत करिए। जैसे अभी राइट डाउन अगर हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, इसकी वजह से क्या है कि कोई जितने भी आपके धर्मस्थल इन्हें रोक लगा दी गई, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल में हमारा ये आ जाता है कि कभी कभी राज्य सरकार, चाहे वैसे तो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म जो होता है वो हमारे पावर को सेपरेट कर देता है स्टेट से, पर किन्हीं किन्हीं एरियाज में स्टेट को इतना पावर दे दिया जाता है कि वो चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन आ गया है या कोई नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही है रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे, मतलब हमें बताया तो जा रहा है कि धर्म की बातें चली, पर धर्म के नाम पर अगर कुछ गलत होता है तो उस पर स्टेट अपने एक्शन ले सकती है। या फिर कभी क्या होता है, कभी कोई सोशल वेलफेयर की बात आ जाए, सामाजिक सुधार की बात आ जाए, सामाजिक रिफॉर्म्स की बात आ जाए, तो एट दैट टाइम ऑल्सो क्या होता है कि स्टेट पावर अपना शो कर सकती है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 के अंतर्गत क्या होता है कि हम अपने धर्म को अच्छे से मतलब जैसे चाहे वैसे निभा सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं लोग के बीच में। आर्टिकल 26 कहता है कि जो मैनेज करना, रिलीजियस अफेयर्स जो होते हैं, जितनी भी रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उनको कंट्रोल करना। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि हमें फ्रीडम मिलती है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, की हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म में पे कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, ताकि उस धर्म का और भी ज़्यादा सहयोग हो सके आगे बढ़ने में। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है, वो कह रहा है कि सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब हम बात करते हैं पब्लिक प्लेसेस की ना, तो पब्लिक जितने भी स्कूल होंगे, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे, वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल कास्ट से रिलेटेड, जो रिलीजन से रिलेटेड होता है, वो नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, किसी एक धर्म को क्या करते हैं, हम प्रोत्साहित करते हैं, प्रमोट करते हैं। बट कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाता है, उन्हें परमिशन दे दी जाती है कि आप चाहे तो होली, दीपावली या जो भी आप चाहें आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इट फॉलोज ओनली इन प्राइवेट स्कूल्स, नॉट ऑल दी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो होती है, गवर्नमेंट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे हमें फ्रीडम नहीं मिलती है। बट हाँ, एजुकेशन जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे हमें क्या दिया जाता है कि परमिशन दे दी जाती है कि आप फेस्टिवल्स को या रिलीजियस वर्शिप आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नाम से ही पता चल रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब हमारे कल्चर को और एजुकेशन राइट्स को जो प्रिजर्व करें। कल्चरल एजुकेशनल राइट का मतलब क्या होता है। सो आर्टिकल 29 का अगर हम अंतर्गत देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कल्चरल एजुकेशनल राइट क्या होता है। दीज राइट्स सीक टू अपहोल्ड the rich heritage of India's diversity. It gives the citizens the right to practice and promote their own language and culture. It also, ध्यान दीजिएगा, it also states that no citizen shall be denied admission in any educational institution maintained by the state or to receive aid out of the state funds on grounds on religion, race, caste, language or any of them. तो यहाँ पे 2-3 चीज़ हमें जानने को मिलेंगी। पहली चीज़ ये है कि हमें अपने कल्चर को प्रमोट करने का पूरा अधिकार है अपनी लैंग्वेज में। इट डजंट मीन दैट अगर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है या बंगाली है तो हम सिर्फ उसमें प्रमोट कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश तो एक बंगाली इंग्लिश लैंग्वेज को में भी अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है। तो ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम अ बंगाली फैमिली देन यू हैव टू टॉक एंड यू हैव टू राइट योर स्क्रिप्ट्स इन बंगाली ओनली। नो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यू आर टोटली फ्री टू राइट to promote your own language or other language by your culture. सेकेंड चीज़ क्या कह रहा है कि कोई भी सिटीजन्स को हम ये नहीं कह सकते उनके माइनॉरिटी या मेजॉरिटी की बेसिस पे, हम उनके कास्ट की बेसिस पे उन्हें ये नहीं मना कर सकते कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। एवरी सिटीजन, ईच एंड एवरी सिटीजन हैज़ द राइट, हर एक नागरिक के पास अधिकार है कि वो अपने मन चाहे स्कूल में, मन चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। और किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का हक नहीं होता कि वो उस मैटर पे, इस बात पे उन्हें डिनाई कर सकें।
ठीक है ना। एक इसी तरह क्या हुआ, जब माइनॉरिटीज़ की बात हम करते हैं, जब अनटचेबिलिटी की बात है, तो माइनॉरिटी सेक्शन भी फॉर्म हुआ। और स्पेशली रूल जो होता है माइनॉरिटी सेक्शन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आता है कि उन्हें कहीं पे भी रोक टोक ना लगाई जाए। एंड ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, ओके, दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institution of their choice. Moreover, while giving grants to the education institutions, the state shall not discriminate against any education institution on the basis of their religion of the people who run the institution. वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं एडमिशन के टाइम पे कि ये कॉलेज को कौन चला रहा है, इसमें कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं. Each and every school, every education institute has a right, and every citizen has a right to choose their own type of college or institute. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा. तो आर्टिकल 29 जो है वो डील करता है कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो अल्पसंख्यक वर्ग आता है, आर्टिकल 29 के अंदर उनकी क्या की जाती है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनके इंटरेस्ट की, उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनकी इंटरेस्ट की क्या की जाती है, प्रोटेक्शन की जाती है. और आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, उनको एडमिनिस्टर कैसे किया जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये चीज़ फॉर्म होती है आर्टिकल 29 और 30 में. नो मूविंग टू अवर लास्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. कहीं ना कहीं ये रेमेडी जो है, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, आर्टिकल 32 से 35, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है ना. और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन ऑफ अवर कंट्री, द ड्राफ्टिंग कमिटी हेड, उन्होंने क्या बोला था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आर्टिकल 32 वॉज कॉल्ड द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट. क्या कहा गया था, इन्होंने कहा था जो संविधान का जो दिल, जो आत्मा कही गई, वो किसे कहा गया, आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तहत. ये आर्टिकल कहता क्या है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वॉज क्रिएटेड एज वन ऑफ द मेन फंडामेंटल राइट. अगर कहा जाए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, मेन फंडामेंटल राइट कहा जाता है ना. मेन फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जितना भी फंडामेंटल राइट है ये इसी पे ही आगे बेस्ड है. कि अभी तक हमने जो 1 से लेके 5 तक जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, अगर उसे कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर उसे हर्ट करता है, उसे हानि पहुंचाता है, उसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होती है वो हमें अधिकार देती है कि हम अपनी बातों को, जब हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट करता है तो हमें इतना अधिकार देता है कि हम न्यायालय में जाके, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं. In case of any of the fundamental rights being deprived or denied to the resident of the country, the individual or the party has a right to present their case in a court. मैंने अभी बताया कि न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाके हम अपनी बातों को रख सकते हैं अगर इन 1 to 5 में कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो. According to Article 32, the Indian citizens can stand up and fight for their fundamental rights if they are breached. मुझे लगता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे संग गलत हो रहे हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत हमसे कोई भी अधिकार हमसे छीना जा रहा है, कोई भी मौलिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम उस पर फाइट कर सकते हैं, अपनी बातों को उच्च न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं. पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे जो होते हैं स्पेशल टाइम पे, जब कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती है ना, कभी कभी सस्पेंड भी कर जाती है, बट नॉट ऑन एवरी टाइम, समटाइम्स, है ना, जब नेशनल इमरजेंसी वगैरह कुछ ऐसी आती है. अदरवाइज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहेगा, आर्टिकल 32 को कहीं ना कहीं आत्मा कह गई है. क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1 to 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो आर्टिकल 6 फंडामेंटल 6 के अंदर क्या होते हैं, पूरा कंप्लीट कर देता है कि अंडर फंडामेंटल 1 से 5 तक अगर कोई आपको वॉयलेट करता है आपके अधिकारों को, तो आप कोर्ट तक जा सकते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, मौलिक कर्तव्य. अभी तक संविधान ने हमें क्या दिया है, संविधान ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के, मानव जाति के एक देश में रहने का अधिकार है. पर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हम उसके अवज में क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं. द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, और ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज. अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं फॉलो करने के लिए, तो हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया जाता है, एक्सपेक्ट करता है हमारा संविधान हमसे कि हम उसे फॉलो करें. कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और पहले हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या. द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. 1976 एक्ट के तहत इसे क्या किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे ऐड किया गया है हमारे संविधान में. It incorporated the fundamental duties by inserting a new Article 51A below the Article 51, which belongs to Part 4A. The recommendation were passed in 1976 and came into effect on 3rd January 1977. और 1977 में क्या हो गया, इफेक्टिव तरीके से वर्क करने लगा. तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास कितनी है, 11 है. नॉर्मली क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, 11 है. जो पहली चीज़ होती है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कट गया स्लाइड. द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इज
अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि हमें अपने राष्ट्र झंडे की और राष्ट्रगान की हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट पे करनी है। हर एक आइडियल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी क्या हमें करना है, इज्जत करनी है, हमें उन्हें प्रमोट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स, और जितने लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनकी जितने भी नोबल आइडियल्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, फॉलो करना है, चेरिश करना है। थर्ड वन इज अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने देश में एकाग्रता, यूनिटी जो है हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, बनाए रखें, इंटीग्रिटी बनाए रखें अपने देश में। कहा जाता है ना, अनेकता में ही एकता होती है, तो उसे हम कंट्रोल कर सके, उसे हम प्रोटेक्ट कर सके। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, और हम हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहें, देश के लिए खड़े रहें, और जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम हमेशा अपने नेशनल सर्विस के लिए तैयार रहें जब भी हमें बुलाया जा सके। प्रमोट हार्मनी, हम लोगों में हार्मनी प्रमोट करें। तो क्या है फिफ्थ वन, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की बातों को हम फैलाएं, शांति बनाए रखें हर एक इंडिया के हर एक लोगों में, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, चाहे उनकी लैंग्वेज की बेसिस पे हो या सेक्शनल बेसिस पे हो, हर तरीके से हम उन्हें क्या करें, डेरोगेटरी पावर्स की तो क्या करें, कंपोजिट कल्चर में उन्हें हम फ्रेम करके रखें। सिक्स है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, और हम पूरी कोशिश करें कि हम जो हेरिटेज हमें मिले, जितनी भी बिल्डिंग्स है या मोनूमेंट्स वगैरह जो हमें मिल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं हमारे देश से हमें, हम उनकी कद्र करें और उनको संरक्षित करके प्रिजर्व करके रखें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम जितने भी नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण हम उसको, चाहे वो आपका जंगल हो या नदी हो या झील हो या वाइल्ड लाइफ हो, हम सबको क्या करें, प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 8 क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड टू रिफॉर्म। जो सोशल रिफॉर्म्स होते रहते हैं उनमें क्या होता है, जब जब चेंजेस आते हैं तो हम क्या करें, उन्हें क्या करें, डेवलप करने की कोशिश करें, साइंटिफिक टेम्पर को समझने की कोशिश करें। नाइन्थ इज टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, और ये हमारा बहुत ही बड़ा मौलिक कर्तव्य है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज, जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टीज हमारे आसपास में मिलती हैं, हम उसे वॉयलेट ना करें, खराब ना करें, परंतु हम उसे बचाएं, संरक्षित करें। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievements। हम पूरी कोशिश करके हम एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़े ना, चीज़ों को आगे बढ़ाए टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, ताकि क्या हो कि हर तरीके से, हर एक तरह से, हर अच्छे फील्ड में हमारे देश क्या कर सके, नई नई उन्नति को प्राप्त कर सके। एंड द लास्ट वन इज हु इज द पेरेंट ऑफ अ गार्जियन टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है कि कोई भी जो माता पिता है या जो अभिभावक हैं वो प्रोवाइड करें, क्या करें, प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को, हर एक बच्चे को कोशिश करके उनका बच्चा जो है वो एजुकेट हो सके। तो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 6 फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आप चाहे तो मेरे फेसबुक के ऑफिशियल पेज ज्ञान हब पे आप उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक यूज़ करते तो उस पेज को ज़रूर लाइक करें और हर एक नई जानकारी के लिए मेरे पेज से जुड़े रहे। और मैंने पेज की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।